स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्लेषण विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सीटेट और टीचर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विश्लेषण विधि के बारे में। सबसे पहले वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे कि विश्लेषण विधि क्या होती है, फिर जानेंगे कि विश्लेषण विधि का अर्थ एवं महत्व क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि विश्लेषण विधि के गुण एवं दोष कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विश्लेषण विधि है वह क्या होता है। विश्लेषण विधि को हम लोग अंग्रेजी में एनालिसिस मेथड भी बोलते हैं। विश्लेषण विधि, इसको अगर हम लोग परिभाषित करें, देखिए इसमें से क्या इस विधि में होता क्या है, तो यह सबसे पहले जाने कि यह एक शिक्षण विधि है। विश्लेषण विधि क्या है कि विश्लेषण विधि जो है यह एक शिक्षण विधि है, यानी कि इस विधि के द्वारा क्या होगा कि बालक को शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा देने का एक मेथड है, एक विधि है विश्लेषण विधि। ठीक है, तो विश्लेषण विधि के अंतर्गत किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि समस्या का हल निकालने से पहले समस्या के बारे में जानते हैं, फिर समस्या के हल के लिए उपयुक्त विधि को चुनते हैं तथा अंत में समस्या का हल सामने आ जाता है। यानी कि जैसा कि आपने नाम से ही सुना, यहाँ पर विश्लेषण विधि, विश्लेषण कहने का मतलब हुआ, देखिए विश्लेषण यानी इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, विस्तृत कहने का मतलब होता है क्या है कि इस विधि में जो भी चीज़ें होगी उसको विस्तृत ढंग से यहाँ पर पहले उसको विस्तार किया जाएगा। विश्लेषण कहने का मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर विस्तार, विश्लेषण से विस्तार। देखिए इस तरह से आप यहाँ पर याद रखिएगा टर्म को, विश्लेषण यानी कि विस्तार। इसमें क्या होगा कि बालक के सामने जो भी समस्या रहेगी उसका हल निकालने के लिए वो क्या करेगा कि पहले उसको विस्तार करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्याओं को अनेकों भागों में तोड़ेगा, उसको विभिन्न प्रकार के भागों में बांटेगा, और उसके बाद क्या करेगा कि उसके लिए उसका हल निकालने के लिए उपयुक्त विधि का चयन करेगा, और अंत में क्या है कि समस्या का हल सामने आ जाता है। यानी कि विश्लेषण विधि क्या है कि एक शिक्षण विधि है, और इसमें समस्या का हल निकालने के लिए समस्या को पहले विस्तार किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है अनेकों भागों में, और उसके बाद क्या है कि समस्या का हल निकालने के लिए उपयुक्त विधि का चयन करेंगे, तब जाकर के लास्ट में समस्या का हल सामने आता है। यही होता है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि छात्र जो है वह खुद से सूक्ष्म अवलोकन करने के आधार पर खोज करते हैं कि समस्या का हल किन किन बातों की जानकारी होना चाहिए। यानी कि विश्लेषण विधि में जो भी समस्या सामने आती है, बालक उसका अगर विश्लेषण विधि के द्वारा हल करना चाहता है तो बालक उस समस्या को अवलोकन करेगा अच्छे से, और उसके बाद वह यह जानने का प्रयास करेगा कि इसके हल करने के लिए किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है, तब जाकर के विश्लेषण विधि के द्वारा बालक उस समस्या का हल निकालता है। ठीक है, तो यही है हमारा विश्लेषण विधि। अब बात करते हैं कि विश्लेषण विधि में जो है किस प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो विश्लेषण विधि में मुख्य रूप से 3 प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला है हमारा अज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा है अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। यहाँ पे अप्रत्यय लिखा हुआ है, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्ट प्रिंट है, अक्षर यहाँ पे नीचे है, तो इसको आप समझेंगे कि अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर है। और तीसरा जो विधि है वो है हमारा निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर। यानी कि सबसे पहले की बात करें अज्ञात से ज्ञात की ओर, कहने का मतलब ये हुआ कि इस विधि से बालक जब भी किसी समस्या का हल निकालेगा तो बालक जो है वह अज्ञात रहेगा, यानी बालक के सामने कोई भी चीज़ें नहीं रहेगी, उस चीज़ से वो बालक क्या है कि अवगत नहीं रहेगा, उसके निष्कर्ष से बालक अवगत नहीं रहेगा, वो अज्ञात रहेगा। और जैसे जैसे वो जो है इस विधि का प्रयोग के द्वारा समस्या के नज़दीक पहुंचते जाएगा, वैसे वैसे उसका आंसर जो है सामने आने लगता है। यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें शिक्षण सूत्र काम करता है, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, और तीसरा है निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर। आपसे कहीं अगर पूछा जाए कि विश्लेषण विधि में किस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो आप वहाँ पर देंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर। ठीक है, तो यही इसी प्रकार के शिक्षण विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि विश्लेषण विधि जो है इसका गुण तथा लाभ क्या क्या है। तो विश्लेषण विधि से जो बच्चे किसी समस्या का हल निकालेंगे तो इसमें क्या होता है कि छात्रों को खोज करने का अवसर मिलता है।
चूंकि इस विधि के द्वारा बच्चे समस्या का हल निकालना चाह रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या है कि समस्या को खोजने का पूरा अवसर मिलता है, उसको तोड़ने का पूरा अवसर दिया जाता है, समस्या को विस्तार करने का पूरा अवसर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों में खोज करने का अवसर पूरा मिलता है। आगे जो है इस विधि का गुण कि इस विधि को क्रियाशील विधि माना जाता है, चूँकि बच्चे जो है हमेशा इसमें सक्रिय रहते हैं और इसीलिए इस विधि को कहते हैं कि यह विधि जो है क्रियाशील विधि इसको माना जाता है। यह इसका गुण है, इसका लाभ है। आगे हम लोग देखें इसके लाभ के बारे में, इसके गुण के बारे में, तो इस विधि द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हस्तपरक शिक्षा जो होती है वह अस्थायी हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि बालक जो है सक्रिय रहकर खुद से हल निकालने का प्रयास करता है और अंत में वो सफल होता है। तो उसके द्वारा यहाँ पर हल निकाला जा रहा है, बालक के द्वारा हल निकाला जा रहा है। तो इसीलिए इस विधि के द्वारा प्राप्त होने वाले जो ज्ञान होती है वह हमेशा अस्थायी होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस विधि में छात्र हमेशा क्रियाशील रहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि यह जो विधि है यह क्रियाशील विधि माना जाता है, यानी कि इसमें छात्रों को खोज करने का अवसर दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस विधि में छात्र जो है वो हमेशा क्रियाशील रहेंगे। ये विश्लेषण विधि के कुछ गुण हैं और लाभ हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विश्लेषण विधि के दोष के बारे में, यानी कि विश्लेषण विधि से क्या क्या हानि होती है इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इस विधि के द्वारा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। क्योंकि बालक को क्या है ना कि यहाँ पर खोज का अवसर दिया जाता है, बालक यहाँ पर समस्या को विभिन्न भागों में यहाँ पर तोड़ता है, तब जाकर के उसमें उपयुक्त होने वाली शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा और अंत में क्या है कि वो हल पर पहुँचेगा, निष्कर्ष पे पहुँचेगा। तो इसीलिए जो है इस समस्या से निष्कर्ष तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर समय कम रहती है तो इस विधि से मान लीजिए पाठ्यक्रम आपको समय पर पूरा करना होता है, तो इस विधि के द्वारा अगर शिक्षण किया जाएगा तो समय पे पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि विश्लेषण विधि जो है यह अधिक समय लेता है और विश्लेषण विधि का यह एक अपने आप में दोष है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए करना कठिन होता है। यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि मूर्त चिंतन पे ज़्यादा आधारित रहते हैं, अमूर्त चिंतन कम करते हैं। तो इस विधि का जो प्रयोग होता है यह प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है, चूँकि इस विधि में बच्चे क्या है कि जो चीज़ प्रत्यक्ष देखते हैं उसी के बारे में सोचते हैं और उसी से सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने इसमें जो सूत्र लगा था उसको पहले ही जाना कि इस विधि में जो सूत्र लगते हैं वह है अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, यानी कि हम पहले अज्ञात रहते हैं तब धीरे धीरे चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस विधि में जो है क्या होता है कि पहले जो है हम लोग अप्रत्यक्ष चीज़ को देखते हैं फिर प्रत्यक्ष को, और बच्चे क्या है प्राथमिक स्तर के प्रत्यक्ष चीज़ को देखते हैं, उससे सीखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यह जो है प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए इस विधि का प्रयोग जो है थोड़ा सा कठिन माना जाता है। ठीक है, यह इस विधि का गुण नहीं है, यह इस विधि का थोड़ा सा दोष है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि इस विधि द्वारा छात्र धीरे धीरे ज्ञान का अर्जन करता है। चूँकि यह एक लंबा प्रोसेस होता है, इस विधि के द्वारा छात्र किसी भी समस्या का हल निकालेंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो क्या है कि धीरे धीरे ज्ञान का अर्जन करते हैं। आगे देखते हैं कि विश्लेषण विधि एक कठिन विधि होने के कारण इसमें बालक में निरस्ता की भावना उत्पन्न होती है। विश्लेषण विधि क्या है कि ये प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन विधि माना जाता है और इसमें क्या है कि समस्या का हल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो जब इतना देर लग जाएगी ना तो बालक को क्या है कि निरस्ता की भावना उत्पन्न होने लगती है। यह विश्लेषण विधि का हानि है। तो विश्लेषण विधि के बारे में हम लोगों ने देखा कि विश्लेषण विधि के गुण को देखा और विश्लेषण विधि के हम लोग को जो है हानि दोष को भी देखा, विश्लेषण विधि क्या होता है इन सबों के बारे में भी पूरे डिटेल से अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको उपयोगी रहेगा आपके लिए और आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम या फिर आप जो भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे वहाँ इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो टॉपिक था यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा आर के स्टडी सीटेट पॉइंट पे। आपने विश्लेषण विधि को इस वीडियो में जाना है, आपको अगर संश्लेषण विधि के बारे में जानना है या फिर विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के अंतर के बारे में जानना है तो इस चैनल पे आपको जो है उसका वीडियो मिल जाएगी। वैसे मैं उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप वहां से चेक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।